Answer the following questions. Long distance radio broadcasts use short wave bands. Why? देखिए, शॉर्ट वेव बैंड्स यूज़ करने का इसमें फ़ायदा ये आता है कि ये रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, रिफ्रैक्टेड बाय आयोनोस्फेयर। ठीक है? तो आपका यहाँ पे लॉन्ग रेंज रेडियो ब्रॉडकास्ट किस तरीके से होता है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा रेंज की बात करें तो बेसिकली ये एक टावर है यहाँ पे मान लीजिए और दूसरी टावर है यहाँ पे, है ना? इसको हम स्पेस वेव्स बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा आयोनोस्फेयर जो है, डायरेक्ट तो आपका सिग्नल जाने नहीं वाला। तो आपका आयोनोस्फेयर जो है वो इन वेव्स को एक तरीके से TIR करके दूसरे स्टेशन तक पहुँचा दे। ठीक है? तो यहाँ पे यही रीज़न रहता है TIR के लिए, और रिफ्रैक्शन के लिए ये चीज़ आयोनोस्फेयर के साथ ईज़ी हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। व्हाई? क्योंकि देखिए इसकी भी एक लिमिट है। जैसे हमने अभी बात करी कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बट मान लीजिए 2 आपके पास टावर्स हैं जो कि लिटरली ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ हैं। ठीक है? अब अगर आप सोचते हैं कि आप यहाँ से एक सिग्नल भेजेंगे और ये इतना रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना पड़ सकता है कि भई यहाँ से पहले आप एक सैटेलाइट को ये सिग्नल भेजते हो, ये सैटेलाइट यहाँ से दूसरे सैटेलाइट को भेज देगा और यहाँ से ये सैटेलाइट आपकी तीसरे स्टेशन तक भेज देगा। तो इन दैट सेंस आपका जो लॉन्ग रेंज रेडियो ब्रॉडकास्ट है शॉर्ट वेव बैंड्स का, इसकी एक लिमिट है और उस लिमिट को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमको सैटेलाइट्स ही यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट है optical and radio telescopes are built on the ground, but X-ray telescope astronomy is possible only from the satellites orbiting the Earth. Why is that? तो देखिए इसका बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक्स रेज को खा जाता है। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स एक्स रेज, बहुत पावरफुल रेज होती हैं, है ना? एक्स रेज बहुत छोटे इनके बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की और बहुत छोटी वेवलेंथ की होती है, तो ये किसी भी एटमॉस्फेरिक एयर के मॉलिक्यूल से टकरा के ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए इसको अर्थ पे एक्सरे के कोई टेलीस्कोप बनाने का आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। व्हाई? इसका रीज़न भी आपको पता ही होगा कि भाई ओजोन लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा आपका अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना होता है एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट से ये टूट भी जाता है। ठीक है? तो जब इस पे यूवी लाइट पड़ती है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एक फ्री क्या बोलते हैं उसको, फ्री वर्ड मिस हो गया, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रह जाता है। ठीक है? और वापस से इवेंचुअली ओज़ोन बनती भी है। ऐसा भी नहीं है कि ओज़ोन एक बार जो डिस्ट्रॉय हुई वो हमेशा डिस्ट्रॉयड रहेगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में यूजुअली कभी-कभी ओज़ोन के होल्स बड़े हो भी जाते हैं एंड धीरे-धीरे वो वापस से बन भी जाते हैं। ठीक है? जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं या स्पेशली जो हमारी एरोसोल्स हैं, ये ओज़ोन को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो हम लोग इसको भी प्रिवेंट करना चाहते हैं एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज़ करना। ठीक है? चलिए, इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव फ्री रेडिकल, मेरे को अभी वो वर्ड याद आ गया, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं ओज़ोन टूट के। ठीक है? चलिए, इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर दैन व्हाट इट इज़ नाउ? ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर आपके लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है और ब्लैंकेट का भी पर्पस जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से सॉल्व हो रहा है। अर्थ के अंदर जितनी भी रेडिएशंस हैं वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से वापस अर्थ में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये अर्थ को वार्म रखता है। ठीक है? तो ब्लैक जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर यूवी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये यूवी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर खा जा रहा है। नहीं, खा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट ये एनर्जी अर्थ के पास ही रख रहा है और अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन को ये वापस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से भी स्टोर कर लेता है। तो ये जो है ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और अगर ये नहीं होता तो आंसर आपका होता लोअर, अर्थ कोल्ड हो जाती। ठीक है? चलिए, लास्ट पार्ट है
कि some scientists have predicted that global nuclear war on the earth would be followed by a severe nuclear winter with a devastating effect on life of earth. What might be the basis of this prediction? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई वॉर होने वाली है, कोई भी ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर होती है, इसके अंदर आप बहुत सारे बॉम्ब्स को यूज़ करोगे, ठीक है। बॉम्ब्स को यूज़ करते हो तो इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। जितना भी चीज़ें, जहाँ भी आग लगेगा, चाहे वो जंगल जल रहे हों, चाहे वो सिटीज़ के अंदर आग लग रही हो, कहीं भी बॉम्ब्स फट रहे हैं तो पॉल्यूशन पहली चीज़ आने वाली है, ठीक है। पॉल्यूशन से क्या होने वाला है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्मोक डेवलप कर जाएगी। ये जो स्मोक है, ये क्या करती है, ये आपको पूरी तरह स्काई को कवर कर लेगी, कवर्स द स्काई। और एक बार अगर पूरे स्काई को किसी ने कवर कर लिया, तो आपकी जो सन की रेडिएशन है, वो वापस बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमको अंदर तक मिलेगी नहीं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर तक भी शायद ना आ पाए और ये पूरी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से आपको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा एंड एक न्यूक्लियर विंटर आएगी जो कि लिटरली सारी लाइफ को ख़त्म कर सकती है, प्लांट्स लाइफ को भी और पूरी अर्थ की लाइफ फॉर्म्स को। बिल्कुल सेम प्रोसेस एक बार पहले भी हुआ है, जिसको आप बोलते हो आइस एज। और आइस एज भी वही प्रोसेस था कि एक बार सारे डायनासोर्स एक बड़े इम्पैक्ट से वाइप आउट हुए, बट उसके बाद वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस हुआ। पॉल्यूशन, स्मोक ने फिर स्काई को कवर किया और वापस से अर्थ पूरी ठंडी हो गई थी, ठीक है। फिर उस पूरे स्मोक को सेटल डाउन होने में बहुत सारे साल लगते हैं और फिर अर्थ वापस ज़ीरो से स्टार्ट करती है। ऑलराइट, चलिए।